एक बार की बात है, एक पंडित जो बहुत ज्ञानी और विद्वान था, वो अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित का मित्र गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे-छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, वह आदमी भी उसके साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर कंपनी रखना अच्छा है, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। जब पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो आदमी ने उसे बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उससे उसके नाम के बारे में और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों चलते रहे, जल्दी ही एक गांव पहुंच गए। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं आपको आगे रास्ते में देखूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला। जल्द ही महाकाल पंडित के पास लौट आया। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र गांव अभी भी दूर थे, अतः उसने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत है, इसलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए, हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वह देकर वापस आऊँगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव में धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग रही है। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद एक और गांव आया। उसके बाद में इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े और महाकाल के पीछे पीछे चल पड़े कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। जब पंडित महाकाल पर नज़र रख रहे थे, उन्होंने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहाँ कुछ नहीं कहा और दोनों अपने रास्ते पर चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए और महाकाल से कहा, जहाँ भी जाते हो कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है, बता सकते हैं आखिर क्या होता है। महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, तुम एक बुद्धिमानी व्यक्ति हो लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते कि मैं असल में कौन हूँ। पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सकें तो यह मेरे लिए आसान होगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ, यानी कि यमराज का दास हूँ। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो गया है। हालांकि पंडित के पास पहले से ही यह विचार था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ आगे किसकी मृत्यु है। महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु हमारे उस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गए और बहुत निराश हुए। उसने मन ही मन सोचा, महाकाल ने जो कहा वह सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा और वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे अब उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। बस जब पंडित यह सोच रहे थे तो महाकाल ने कहा, मुझे
पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हो, इसमें भाग्य नहीं बदलेगा। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सुनकर पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात पढ़ सकते थे। इस कारण पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत हैं, इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित ने महसूस किया कि वह उसका दोस्त था, जिससे वह मिलने जा रहा था। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा है कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो उसके दोस्त को क्या हुआ। महाकाल ने यह समझकर कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन एक पैर से गूंगा और विकलांग होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सकता था। ना ही वह तुम तक पहुंच सकता था, ना ही वह तुम्हें बुला सकता था। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन बुढ़ापे में शरीर भी उतनी ताकत नहीं है, इसलिए आपके दोस्त की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से आपके अपने शरीर की हदें पार कर दी। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल निश्चित रूप से यमदूत हैं। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए वह उस समय खुद को संभालने में सक्षम था। पंडित जी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि किसी भी सामान्य जीव के लिए मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है, लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाएं? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगाकर मार जाओगे और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी को सहन स्वीकार करोगे। महाकाल ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त के लिए मृत्यु के बाद सभी अनुष्ठान किए और अपने गांव लौट आए। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया। चूँकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपनी मंत्रियों के साथ साझा किया और उसकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है तो वह 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता तो उसकी मृत्यु से बचा जा सकता है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। लेकिन पंडित को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा ताकि वो राजा की कैद में रहे। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो डर के कारण बाहर जाने से बचते रहे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मृत्यु के एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सोने चले गए ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उनकी मौत टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे। सोने के बाद वह सोने में ही चलने लगा। वह उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और महल के घोड़े और चौकी की ओर चला। किसी ने उसे रोका या किसी तरह का पूछताछ नहीं किया, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा की अतिथि हैं। स्थिर अवस्था में पहुंचने के बाद उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। बेहोशी की अवस्था में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा और यह संयोग था कि पंडित जब महल में प्रवेश कर रहे थे तभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें रोकाया तक नहीं।
पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए, जहाँ राजा और रानी सो रहे थे और बिस्तर पर रानी के बगल में सोए थे। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा था। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को समझ नहीं आया कि दूसरे राज्य में कैसे पहुँचे और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। कुछ समय बाद राजा दरबार आयोजित किया गया और पंडित को राजा के सामने पेश किया। राजा ने पंडित को देखकर इतना कहा कि और राजा ने पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। मौत की सज़ा सुनकर पंडित कांप उठे। तब उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे तो याद है वह कि अपने राजा के महल में सो रहा था और तुम्हारे शयन कक्ष में कैसे आया, और मुझे कुछ नहीं पता है। और पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे आज ही मरना था और यह हो रहा है। राजा को यह कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। और कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने की सोच नहीं सकता। मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने की सोच कैसे सकता हूँ? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। दूसरे राज्य में इस तरह का मरने के लिए क्यों आऊँगा? राजा को पंडित के शब्द थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद पंडित खुद को सजा के बचाने का बहाना बना रहा है। चूँकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा। शाम से पहले सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा पड़ोसी राज्य से उत्तर कहा, पंडित ने जो भी कुछ कहा वह सच है और हम नहीं जानते कि आधी रात को वहाँ कैसे पहुँचा। उससे मौत की सज़ा देना उचित नहीं है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी होगी, चूँकि राजा ने जो है फांसी का जो है आदेश दे चुका था और वो जो है अपनी जो है यानी फैसला नहीं बदल सकता था, क्योंकि फैसला सभी के लिए एक जैसा होता है। तो राजा ने कहा कि हम इसे एक सूत से यानी पतले धागे से इसको फांसी देंगे, जिससे कि ये पंडित मरेगा भी नहीं और हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा। इस पे राजा और पंडित ने कहा कि हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा और मुझे दे दीजिए फांसी। और उसके बाद में पंडित को फांसी पे लटकाया गया और जैसे ही फांसी पे लटकाया गया वो तुरंत ही पंडित मर गया। उसके बाद में फिर जो है उनका भी जो है राजा का भी वचन पूरा हो गया और पंडित भी मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि कोई जो है मौत को रोक नहीं पाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी अगले कहानी में।